राम राम भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी। आज आपकी प्रश्नावली जो हम शुरू करने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, प्रश्नावली संख्या तीसरी है और आपके बेटा अंक है 4। दो अवस्था आएंगे और 2 नंबर का सवाल आने वाला है, ध्यान रखें। 2 नंबर का ग्राफ भी आ सकता है, ध्यान रखना। 2 नंबर का जो सवाल है उसमें आपके ग्राफ भी आ सकता है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, वहां से आप ग्राफ समझ लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से। और ग्राफ पैटर्न इसका चेंज हो सकता है, तीसरी प्रश्नावली का हो सकता है 4 नंबर का सवाल ग्राफ के अंदर आ जाए। तो ध्यान रखना है, ग्राफ मिला के जरूर जाना है। एक बार हम जो सवाल बनते हैं, अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, जो सवाल बनते हैं उनको ले लेते हैं। एक नंबर के कैसे सवाल बनते हैं, देखो यहाँ दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो समीकरण है। अब जैसे यहाँ तो सीधा मानक समीकरण दे दिए, यहाँ समीकरणों के नाम भी लिखे हो सकते हैं बेटा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और यहाँ लिख दिया बेटा 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। ऐसे कह दिया आपको दो समीकरण है। क्या है, दो समीकरण है और a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो इनमें से किस प्रकार की रेखाएं बनेगी बेटा, देखो ध्यान में। इस प्रकार के सवाल में, ये तो मैंने एक छोटा सा सवाल लिया है और इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं ध्यान रखना। एक सवाल के अंदर आपके कम से कम 9 या 10 सवाल होंगे। इस सवाल के अंदर कितने होंगे, 9 या 10 सवाल होंगे। और परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे, कैसे नहीं होंगे। अब सदे के जितने भी सवाल बनते हैं, इससे एक सवाल 100% बनेगा। हो सकता है अब सदे के इससे 2 भी बन जाए। तो ध्यान देना है, इससे सवाल कैसे बनेंगे बेटा। पहली चीज तो ये वाली जो शर्त है a1 अपॉन a2 नॉट बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा आपका, वो बेटा होगा आपका ग्राफ संपाती। कैसा बनेगा, संपाती। यानी संपाती के लिए शर्त क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ध्यान रखना, अगर आपके ये शर्त आ जाती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। हलों की संख्या बेटा, हलों की संख्या होगी अनेक हल। हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार की शर्त आती तो आपको ये ऑप्शन में दे सकता है कि इस 2 समीकरण दे दिए, 2 समीकरणों में हलों की संख्या होगी। ऑप्शन आ गया अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, तो आपको जो भी ऑप्शन में शर्त के अनुसार दिखता है वो लगाना है। इसके लिए इस प्रकार की शर्त है तो अनेक हल होंगे। अब ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ, प्रतिच्छेदी है। क्या लिखा हुआ है, तो प्रतिच्छेदी के लिए शर्त है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके लिए हलों की संख्या होगी बेटा अद्वितीय हल। कितने होंगी, अद्वितीय हल का मतलब हो गया केवल एक हल प्राप्त होगा आपको। एक्स वाई का कितना मान मिलेगा, एक मान मिलेगा। और इसके लिए शर्त है बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यहाँ कोई हल प्राप्त नहीं होगा आपको, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ध्यान रखना। अब बेटा सवाल सीधा सीधा पूछ सकता है, शर्त दे दी, जैसे सवाल में ये शर्त दी है, आपको पूछा ग्राफ कैसा होगा, तो आपने ये शर्त देखी, तो इस शर्त के अनुसार आपका हल कौन सा हुआ, संपाती। अगर परीक्षा में ये आ जाए शर्त, तो इसके अनुसार हल कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी। अगर ये शर्त आ जाए तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। अब प्रश्न के अंदर ये शर्त दे दी और कुछ हलों की संख्या। अब इस शर्त के अनुसार हलों की संख्या कितनी होगी, अगर ये शर्त दे दी तो हलों की संख्या कितनी होगी, और ये शर्त दे दी तो हलों की संख्या क्या होगी, कोई हल नहीं होगा। शून्य भी लिखा हो सकता है वहां एग्जाम के अंदर, शून्य, अनेक, अद्वितीय, 5, 7 कुछ भी दे सकता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई हल नहीं। ये जैसे समीकरण बेटा दे रखे हैं, इस प्रकार के समीकरण लिखे हुए हो सकते हैं। तो आपको बेटा तुलना करनी, क्या करनी है, तुलना। ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, तो 2 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 1/2। 3 में 6 का भाग दोगे क्या आएगा, 1/2। 4 में 8 का भाग दोगे क्या आएगा, तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तीनों बराबर मतलब हल कितने हो गए, अनेक हल। हल कितने हो गए, अनेक हल। अब बेटा देखो, प्रतिच्छेदी में आपको पता है कि ग्राफ में रेखा क्या होती है, एक दूसरे को काटती है। और संपाती में भी एक दूसरे क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर ही होती है। एक दूसरे की क्या होती है, ऊपर, मतलब दोनों रेखाएं एक ही होती है। ठीक है, और इसमें समांतर में समांतर होती है। तो जहां रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां हल प्राप्त होता है संगत। कैसा हल प्राप्त होता है, संगत। और यहाँ हल कैसा होगा, असंगत। तो बेटा यहाँ से 7-8 सवाल बनते हैं। संख्या दे रखी हो, हलों की संख्या पूछे तो शर्त के अनुसार ये शर्त है तो कोई हल नहीं, ये शर्त है तो अद्वितीय हल, ये शर्त है तो अनेक हल। संगत असंगत का पूछे तो ये दोनों शर्तें हैं तो संगत,
ये वाली शर्त है तो असंगत। ठीक है, और ग्राफ पूछे तो इन शर्तों के अनुसार ये ग्राफ होगा। अगर आपका ये चीज बेटा ये चीज क्लियर है तो 1 नंबर आपका पक्का है, कोई नहीं खाने वाला है। सवाल के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ जैसे मैंने A1 B1 C1 लिखा है, परीक्षा में संख्या आई है तो संख्या का भाग देना है। पहले वाले में पहले वाला का भाग देना है। जैसे संख्या चेंज कर दूं मैंने, जैसे मैंने संख्या लिख दी 3x + 4y - 5 = 0, और यहाँ लिख दी दूसरा समीकरण 5x + 4y - 12 = 0। ध्यान रखो, तो ये A1/A2 करोगे तो कितना आएगा 3/5, B1/B2 करोगे तो कितना आएगा 5/4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अब पूछा आपको ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब ग्राफ कैसा हुआ। आपको पूछा इसमें हलों की संख्या, तो हल कितना प्राप्त होगा, और आपको पूछा हलों की संख्या पूछे तो अद्वितीय हल पूछे हल, तो हल कैसा होगा, संगत। हल कैसा होगा, संगत। तो इस एक सवाल के अंदर सारे सवाल बन गए। अब से देखा यहाँ से एक सवाल बेटा फिक्स आना मतलब आना है। अब दूसरे तरीके के सवाल देखते हैं। यहाँ समीकरण लिखे हुए हैं, ऐसी संख्या लिखी हुई आ सकती है, घबराना नहीं है, शर्त लगानी है, बट्टे में लेना है, देखना है, शर्तें याद है, शर्तों से क्या क्या होता है, तो आपका 1 नंबर फाइनल है। बेटा सवाल है रैखिक समीकरण की घात है। रैखिक समीकरण की ध्यान रखना बेटा, घात हमेशा 1 होती है। रैखिक समीकरण की घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगला सवाल है यदि इकाई अंक कितना है p, दाई अंक कितना है q, तो संख्या होगी। अब बेटा आपको पता है कोई भी संख्या लिखता हूं मैं, जैसे मैंने संख्या लिखी, मान लो मैंने लिखा 15, क्या लिखा बेटा, तो आपको पता है ये वाली संख्या कौन सी है, इकाई, ये वाली कौन सी है, दाई। अब बेटा आप सीधा ये तो नहीं लिख सकते ये 5 और ये 1, ऐसा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगी, अगर संख्या दे रखी हो, यहाँ संख्या होती, पी क्यू की जगह संख्या होती तो लिखते तो सही हो जाता आपका। आप कहते 15 है, लेकिन यहाँ आपने ऐसा सोच लिया भाई यहाँ पी क्यू के अनुसार आपने देखा कि इकाई अंक कौन सा है ई, इकाई अंक कौन सा है क्यू, आपने देखा क्यू पी हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, देखो सही क्या होगा, ये बेटा 15 है, ये क्या है बेटा 15। 15 को ढंग से देखोगे तो बेटा ये 10 + 5 है, कितना है 10 + 5। यहाँ मान लो मैं यहाँ 25 कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो 25 करूंगा, इसका मतलब क्या है 20 + 5 है, कितना है। अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊं तो ये 20 + 5 जो है, 20 को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो बेटा ये 2 × 10 + 5 है। 2 × 10 प्लस क्या है 5। अब 5 इसमें क्या है, इकाई अंक, इकाई क्या है अंक। 2 इसमें क्या है दाई अंक, तो ये दाई अंक तो कितना है 2, गुणे में क्या आया 10, फिर क्या है प्लस का 5। तो संख्या, 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 नहीं 10 × दाई प्लस इकाई। ठीक है, तो 10 × दाई, दाई अंक क्या है q, दाई अंक क्या है q, प्लस इकाई अंक क्या है आपका p। तो 10q + p का दे रखा है इनमें से, चलो ये रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगर ये करके आगे तो क्या हो जाएगा गलत। तो फॉर्मूला क्या है 10 × दाई प्लस इकाई, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है यदि x बराबर -2, x बराबर कितना है, तो y का मान क्या होगा। जहां समीकरण दे रखा है बेटा आपके पास, समीकरण दे रखा है 2x + 3y = 8। बेटा संख्या कुछ भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। अब x का मान कितना दे रखा है -2, क्या दे रखा है -2। बेटा ये ऑप्शन से भी आप सवाल कर सकते हो, कैसे करोगे अभी बताएंगे आपको। 2 दूनी कितने हो गए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 3y का 3y बराबर कितना है 8, माइनस के 4 उधर गए तो 3y बराबर 8 + 4, 8 और 4 कितने हो गए 12, और इंटू की संख्या, और 12 में 3 का भाग कितनी बार गया, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ब राइट हो जाएगा। अब आप उसको ऑप्शन से कैसे राइट करोगे बेटा, ये देखो कितने -2, -2 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो y का मान क्या रखूं मैं, जैसे मान लो मैं 3 रखता हूं तो 3 क्या कितने होते हैं 9, और 9 में से 4 गए 5, 5 नहीं आ रहा है, 4 लेके देखते हैं, 4 क्या कितने हो गए 12, 12 में से 4 गए 8, मतलब ऑप्शन कौन सा हो रहा है ब राइट हो रहा है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो और विधि से करो तो भी अच्छा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की संख्या कोई भी हो सकती है एग्जाम के अंदर, हो सकता है x y दोनों के मान दे दे और यहाँ m, यहाँ 8 की जगह कुछ दे दे, ठीक है p दे दे q दे दे, कुछ भी दे। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल आए तो आराम से करना है, घबराना नहीं है। 1 नंबर के सवाल है, जरा समझ के करना है। देखो
समीकरण दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। आपको पूछा इनमें से कौन से x y के मान होंगे। तो देखो आप ऑप्शन से कर सकते हो, मैंने बताया x का मान कितना है 5 और 3 लेके देखो 5 और 3 कितने होते हैं 8। जोड़ में तो 8 हो रहे हैं, लेकिन क्या घटाने पर 4 आ रहे हैं। 5 में से 3 गए पीछे कितने बचते हैं, क्या 2 आ रहे हैं। मतलब ऑप्शन ये क्या है 6 और 2 कितने होते हैं, क्या 6 में से 2 जाने पर 4 आते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। इनको भी देख लेते हैं एक बार बेटा। 3 और 5 कितने होते हैं, लेकिन 3 में से 5 को हटाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है गलत। x का मान 2 y का मान 6, तो जोड़ेंगे तो 8 आ रहे हैं, लेकिन 2 में से 6 को घटाए तो कितने आ जाएंगे माइनस के 4 आएंगे। यानी आपका आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। चलो अगला सवाल है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी। मान लो पिता 30 साल का है, तो पुत्र कितने साल का है 10 साल का होगा, तभी तो 3 गुनी हुई। मतलब अगर मुझे इस 30 को इससे 30 के क्या करना है बराबर, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब ये तो है पिता और ये कौन है पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी। अब ये कह रहा है पिता की आयु कितनी है x, तो यहाँ क्या लिखूंगा x बराबर पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी। पुत्र की आयु क्या है y, तो यहाँ क्या लिखूंगा यानी x बराबर क्या आएगा 3y। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो, और दोस्तों को वीडियो भेजो फटाफट। इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज है, सबको पता होनी चाहिए। देखो सवाल है 5 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य कितना है 56 रुपए। यदि एक पेन की कीमत कितनी है, अब मैं कहूं एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 5 पेन की क्या होगी गुणा करोगे, तो एक पेन की कीमत कितनी है x, तो 5 पेन की कितनी हुई बेटा 5x हुई। एक पेंसिल का मूल्य कितना है y, तो 7 पेंसिल का कितना होगा। आप कहीं दुकानदार गए, आपने 2 चीजें खरीदी, तो दोनों के पैसे जोड़ के दोगे ना। मान लो आपने आइसक्रीम खरीदी 25 रुपए दिए, चॉकलेट खरीदी 50 रुपए दिए, तो दोनों को जोड़ के दोगे। तो पेंसिल कितनी है 5x प्लस पेन कितने हैं 5x, पेंसिल कितनी होगी 7y, कितनी होगी भाई। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 पेंसिलों का 5x, एक पेन का मूल्य y रुपए, तो 7 पेन का, और टोटल रुपए कितने लग रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा बेटा समीकरण, कौन सा ऑप्शन है डी है, राइट कर दो। अब लेते हैं आपके 2 नंबर वाले सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है, उससे 12 सवाल नहीं जाने वाला है, और इनको एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लेना। फिर बढ़ते हैं अगली क्लास में। चलो समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर 25 को हल करना है बेटा। अब देखो जैसे ही प्रश्न दे रखा है, अब प्रश्न में क्या लिखा हो सकता है इसके अंदर नया जुड़ के आपको क्या बेटा यहाँ लिखे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। क्या कहे आपको क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या आपको पूछ सकता है विलोपन विधि से हल करो। क्या पूछ सकता है, तो बेटा मैं दोनों विधियों से ये सवाल करवा रहा हूं, दोनों विधियों से ये सवाल करवा रहा हूं। इस तरह प्रतिस्थापन करवा देता हूं और इस तरफ क्या करवा देता हूं विलोपन, ताकि एग्जाम के अंदर हल कीजिए तो आप किसी विधि से करो, अगर विधि का नाम है तो उस विधि से करना पड़ेगा। चलो करते हैं, पहले प्रतिस्थापन से करते हैं। पहला समीकरण आपके पास है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1, और समीकरण दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर है 25। माइनस का y उधर गया तो प्लस का, ये बेटा बन जाएगा आपका समीकरण 3। क्या बनेगा समीकरण, और समीकरण 3 का मान किसमें रखोगे 2 में, 3 का मान किसमें रखोगे तो 2 का 2, x का मान क्या है 2 प्लस y, क्या है प्लस 3y बराबर कितना है 25। 2 दूनी 2 को y से गुणा किया प्लस 3y का बराबर 25 का, 4 प्लस के उधर गए तो 3 और 2y कितने हो गए 25 में से 4 गए 21, इंटू की संख्या यानी y का मान क्या आया 21/5। y का मान यहाँ लगाते हैं बेटा, 2 का 2 21/5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 21 कितने हो गए 31/5। यानी x का मान क्या आया है 31/5, y का मान क्या आया है 21/5। अब बेटा विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से हल करते हैं, तो विलोपन विधि को हल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा या तो x समान करो या
y समान करो, या तो x समान करें या y समान करें। चलो किसको समान करते हैं, y को कर लेते हैं ताकि निशान बदलने की जरूरत। यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ 3 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करने पड़ेगा। तो 3x माइनस 3y और 3 दूनी कितने हो गए 6। अब ये समीकरण ऐसा कैसा, इसके नीचे लिख दो, निशान बदले हुए ही है तो बदलने की आवश्यकता है नहीं। तो ये देखो 3 से 3 कट जाएंगे, 3 और 2 कितने हो गए बेटा 5x बराबर 25 और 6 कितने हो गए 31, इंटू की संख्या यानी x का मान कितना आया 31/5 कितना आया। अब आपको y का मान ज्ञात करना, जिसका मान समीकरण 1 में लिख दो, इसका मान किसमें रखो समीकरण 1 में। अब देखो x का मान कितना है 31/5 माइनस y बराबर कितना है 2। अब मैं क्या करता हूँ y को उधर लेके जाता हूँ और 2 को इधर लाता हूँ। तो y को अगर उधर लेके जाऊंगा तो y प्लस का हो जाएगा और 2 को इधर लाऊंगा तो 2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 31 में से 10 गए 21/5, यानी y का मान क्या आएगा 21/5। अब ध्यान रखना ये 2 विधियां हैं, कोई भी सवाल आए विधि का तरीका होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए किस विधि से कैसे सवाल करते हैं। तो अच्छी तरीके से नोट करो इनको और सवालों को लिखो। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलो एक बड़ा कोण एक छोटा कोण है, मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण मान लिया बेटा x, क्या मान लिया छोटा कोण क्या मान लिया y, क्या मान लिया छोटा कोण। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न दो स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं पहली स्थिति और अब बेटा एक स्थिति में तो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, ये बड़ा कोण ये छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, बन गया समीकरण। दूसरी स्थिति में बेटा इसने कहा है कि दो संपूरक कोण। अब संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री, जिन दो कोणों का योग कितना हो 180। इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना है 180 डिग्री। ये बेटा समीकरण 1 है, ये आपका क्या है समीकरण। आपको बड़ा और छोटे कोण ज्ञात करने, एक का मान किस में रख देंगे 2 में, ये x है, x का मान क्या है y प्लस 18, तो इस x की जगह मैं क्या रखूंगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब बेटा देखो y और y कितना हो गया और 18 का उधर भेज दूं मैं तो 18 हो जाएगा आपका माइनस का, यानी 2y बराबर 18, 180 में से 18 गए 162, कितना आएगा आपका 162 और y का मान आ जाएगा 162/2, यानी y का मान आएगा बेटा 81 डिग्री, कितना आएगा। और y का मान अगर आप समीकरण 1 में रखते हो, y का मान किस में रखोगे समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 कहता है x बराबर y प्लस 18, क्या कहता है x बराबर y प्लस 18 और y का मान कितना आया है 81, कितना आया है 81 प्लस 18, तो 81 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 99, तो y का मान कितना आया 81, x का मान कितना आया 99। क्या ये इससे 18 डिग्री अधिक है, दोनों का योग 180 है, तो समीकरण दोनों संतुष्ट होते हैं, अपना आंसर आ गया है। चलो अंतिम सवाल बचा हुआ उसको देख लेते हैं, फिर आप अपनी तैयारी कीजिए और बोर्ड में 100 में से 100 लाइए। ये आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचाते तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बेटा देखो बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। इसने बेटा देखिए एक तो आय दे रखी है, खर्चा दे रखा है और बचत दे रखी है, दो व्यक्तियों की तुलना की है। तो माना आय को मान लेते हैं बेटा x और खर्चे को मान लेते हैं y। माना खर्चा क्या मान लिया y। अब प्रश्न अनुसार बेटा दो स्थितियां बनेगी, कितनी बनेगी प्रश्न अनुसार कितनी स्थितियां बनेगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। अब बेटा मैं आपको कहता हूं
कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और 8,000 खर्च कर देता हूं, तो मेरे पास कितने बचे? 2,000। अब देखो दो व्यक्तियों की आय, पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 7। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? पहले की 9, दूसरे की 7। और पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है? 4। दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है? 1। तो इसकी आय, पहले व्यक्ति की बात करूं, पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9। और पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है? 4। तो जितनी आय है उसमें से खर्चा निकालेंगे, तो बचत रहेगी। मतलब जितना वो कमा रहा है उसमें से खर्च कर रहा है, वो घटाएंगे तो उसके पास क्या रहेगी? बचत रहेगी नहीं रहेगी? इसका मतलब पहली स्थिति में 9x माइनस 4y बराबर बचत कितनी करता है? 2,000 रुपए की। कितनी बचत करता है? 2,000 रुपए की। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति 7x माइनस 3y बराबर कितना है? 2,000। ये बेटा समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है या प्रतिस्थापन विधि से? अगर विलोपन विधि से हल करना है तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। देखो x तो थोड़ा मुश्किल से समान होगा, y को कर सकते हैं। y को करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को करना पड़ेगा 3 से गुणा, और इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। क्योंकि 4 तिया कितने होंगे? 12, और 3 चौक कितने होंगे? 12। अगर मान लो आप x को समान करते हो तो इसको 7 से गुणा और इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। चलो विलोपन विधि से करते हैं। दोनों को किससे गुणा करते हैं? इसको 3 से गुणा करते हैं। तो बताइए 9 तिया 27, 4 तिया और 3 दूनी 6,000 समीकरण 1। 7 चौक 28x, 3 चौक 12y और 4 दूनी 8,000। ये समीकरण क्या बना आपका? 4। ये क्या बना? 3। अब बेटा दोनों को लेते हैं समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से। चलो समीकरण 3 आपका है 27x माइनस 12y बराबर 6,000, और समीकरण ये आपका है 28x माइनस 12y बराबर 8,000। देखो निशान सेम है, इसका मतलब निशान बदलना पड़ेगा। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? ये माइनस का क्या हो जाएगा? और ये प्लस का क्या हो जाएगा? y से y, 27 में से 28 गए माइनस x, और 6,000 में से 8,000 गए माइनस के 2,000। तो माइनस से माइनस x का मान कितना आया है? 2,000 x का मान आया है। तो y का ज्ञात करना पड़ेगा। तो y का ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में रखो मान। अभी तक आय ज्ञात नहीं, आपको आय ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? आय ज्ञात करनी। आपने आय कितनी है? पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की। ठीक है, चलो कितनी कमाता है वो? ठीक है, माना आय का अनुपात बेटा, ये आय का क्या है? आय का अनुपात x और खर्चे का अनुपात, खर्चे का अनुपात y। ठीक है, आय का अनुपात और खर्चे का अनुपात। ये आय नहीं आएगी, आय तो इसको 2 से किसे गुणा करेंगे? 9 से। 9 दूनी 18,000 आय आएगी इसकी। ठीक है, और y का मान क्या आता है? इसके लिए समीकरण 2 में मान रखते हैं। किस में मान रखते हैं? समीकरण 2 में। तो यहाँ क्या है? 7x माइनस 3y बराबर 2,000। 7 का 7, x का मान कितना आया? बराबर कितना है? 2,000। 7 दूनी कितने हो गए? 14,000 माइनस 3y बराबर कितने हैं? 2,000। और 14 प्लस के उधर गए तो 3y बराबर 2,000 माइनस 14,000। तो 2,000 में से 14,000 गए माइनस की 12,000, और इंटू की संख्या बट्टे में माइनस 12,000 बट्टा 3, माइनस से माइनस कट गया। y का मान कितना आया? इन्हीं खर्चों का अनुपात, मतलब y का मान कितना आया? खर्चे का अनुपात कितना आया है? y बराबर कितना आया? 4,000। अब आपने को पूछिए उनकी मासिक आय, तो x का मान कितना है? 2,000। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी होगी? 9 इंटू 2 कितनी आएगी? 18,000। दूसरे व्यक्ति की आय, इन्हीं 7 को किससे गुणा करना है? 4 से। इन्हीं 7 चौक कितनी होगी? 28,000। ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर। तो देख लो, सवाल इस प्रकार का डेंजरस है। ठीक है, बड़ा खतरनाक सवाल है।
परीक्षा के अंदर आ गया तो 100 में से 100 लाने में रोक सकता है। ठीक है, तो वीडियो बने गए, वीडियो में अच्छी तरीके से देख लिया, दोस्तों को भेज दो। और आपकी आज की क्लास यही होती है पूरी। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्दी मिलेगा आपको अगला वीडियो।